हेलो एवरीवन, दिस इज महक पंजवानी फ्रॉम कोर एकेडमी। आप इसके पहले क्या वीडियो में पढ़ रहे थे? रेस्पिरेशन की पिछली जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा रेस्पिरेशन मैकेनिज्म के बारे में। तो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म में पहला स्टेप जो है हमने पढ़ा था ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने जो है वो ड्रॉ बनाया भी था, और यहाँ पर मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। इनहेलेशन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करती हैं, जिसकी वजह से एयर रशेस टुवर्ड्स इनसाइड। और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, मसल्स रिलैक्स करते हैं, डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स करते हैं, एयर मूव्स टू आउटसाइड, राइट। इन टुडेज क्लास हम पढ़ेंगे कि एक बार एयर जो है वो एंटर कर गई लंग्स के अंदर, उसके बाद क्या होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तो ब्रीदिंग के बाद सेकेंड प्रोसेस जो है गैसियस एक्सचेंज की, उसको पढ़ेंगे हम। गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, तो जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस है लंग्स के एल्वियोली, लंग्स के एल्वियोली वो पूरी तरीके से हाईली वैस्कुलराइज्ड हैं। दे आर हाईली वैस्कुलराइज्ड का मतलब होता है दे हैव रिच ब्लड सप्लाई। ठीक है, इनके पास क्या होता है, रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो ये ब्लड वेसल से पूरी तरीके से क्या होते हैं, घिरे हुए होते हैं, सराउंडेड होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज फर्स्ट टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वियोली, और उसके आजू बाजू जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज, टाइनी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके बीच में एक्सचेंज होता है। तो अब एक्सचेंज किस तरीके से होता है, सपोज करेंगे ये ब्लड वेसल है, which is around the alveoli, and if this is the surface of alveoli, एक alveoli का surface बना रहे हैं ये। सारे के सारे जितने alveoli होते हैं सब में जाके ऑक्सीजन जो है वो पहुंचेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, एल्वियोलस के अंदर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। और ऑक्सीजन एक बार ब्लड में एंटर करने के बाद यहाँ पर होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मैं आपको साइमल्टेनियसली यहाँ पर थर्ड स्टेप भी बता दे रही हूँ। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है गैसियस ट्रांसपोर्ट। एक बार ब्लड कैपिलरी में पहुंच गई ऑक्सीजन, है ना, तो कैपिलरी में पहुंच गई, कैपिलरी के बाद वो किस में चली जाती है, आर्टरी में चली जाती है। ठीक है, बिकॉज आर्टरी कैरी oxygenated blood. Arteries are carrying oxygenated blood. यहाँ पर ब्लड वेसल बना के देखते हैं ना, ऑक्सीजन किस फॉर्म में कैरी हो रहा है, किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ब्लड वेसल के अंदर रेड ब्लड कॉर्पुसल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी कहते हैं जिन्हें। ठीक है, साइड से ये बाइकॉन्केव दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। HB stands for hemoglobin. What is hemoglobin? Hemoglobin is a respiratory pigment. Hemoglobin is a red colored respiratory pigment. It is red colored, और इसमें आयरन प्रेजेंट होता है, that means it is iron containing pigment. ठीक है, so this is iron containing red colored respiratory pigment for carrying of oxygen, and it is present inside, ये कहाँ पर present होता है, it is present inside red blood cell. कहाँ पर present है, it is present inside the red blood cell. Okay, so gaseous transport किसकी मदद से हो रहा है, देखो अभी क्या हुआ, सबसे पहले
गैसियस एक्सचेंज हुआ, मतलब ऑक्सीजन जो है, अभी मत लिखिएगा आप, हम पूरा चीज जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको बाद में। तो एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन एंटर करता है, ऑक्सीजन एंटर इन ब्लड कैपिलरीज। ये एंट्री जो होती है ये डिफ्यूजन के द्वारा होती है। डिफ्यूजन क्यों? क्योंकि एल्वियोली में ज्यादा ऑक्सीजन है और यहाँ पर कम है, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ जाता है। जैसे आपने ट्रांसपोर्ट इन क्लास 9th आपने पढ़ा था, क्लास 9th में, कि डिफ्यूजन कैसे होता है, जहां पर ज्यादा है वहां से, जहां पर कम है वहां की तरफ ना। तो बिकॉज देयर इज हाई ऑक्सीजन इन एल्वियोली and there is low oxygen in blood capillary. So oxygen entered in blood capillaries by diffusion. Now oxygen is in blood capillary. अब ये ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में पहुंचने के बाद क्या होगा, ये हीमोग्लोबिन के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है यहाँ पर, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ एक समय में एक साथ बाइंड करता है, राइट। लेकिन मान लो अगर आप पोल्यूटेड एयर में हो, आसपास क्या है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है मतलब गाड़ियों का पोल्यूशन है या फिर फैक्ट्री फ्यूम्स है, कोई भी इस तरीके की चीज जो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट करती हो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एमिट करती हो, और अगर आपने सांस लेते समय इसको भी इनहेल कर लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी अंदर चली गई, बिकॉज एटमॉस्फेयर में वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, बिकॉज आप पोल्यूटेड एनवायरमेंट में रह रहे हो, मैंने कहा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज इफ एंटर्स in blood, it binds with hemoglobin. वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है, it binds with hemoglobin and does not allow oxygen to bind. अगर ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करके रहेगा, ठीक है, तो वो ब्लड क्या है, वो ब्लड हमारी बॉडी के लिए उस समय नुकसानदायक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन बॉडी के टिश्यूज को पहुंचाना था, वो हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके बैठ गया है ना। So carbon dioxide, when it enters in blood, it binds with hemoglobin and does not allow oxygen to bind, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, पोल्यूटेंट है, नोट, ठीक है, पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, इट बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, एंड उस समय जो बनता है बाइंड होने के बाद उसको कहा जाता है एंड फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता है। क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रेड ब्लड सेल के अंदर इस तरीके से बाइंड हो जाते हैं कि ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता है, इसको कहा जाता है पॉइजनिंग। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब एंटर करता है तो अब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, एंड ऑक्सीजन and prevents oxygen from binding with hemoglobin। ठीक है, तो ये चीज नोट पॉइंट है, इसको अलग से लिखेंगे। गेटिंग बैक टू दिस गैसियस ट्रांसपोर्ट, अब मान लेते हैं कि चलो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन ही बस। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है और उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, कहाँ लेकर के जा रहे हैं, टिश्यूज के पास लेकर के जा रहे हैं, बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन देना है ना। सो कहाँ लेकर के जा रहे हैं, टिश्यूज के पास लेकर के जा रहे हैं। अब आर्टरी जो है वो आर्टरी ब्रेक करेगी बहुत सारी आर्टरियोल में,
और ये फिर ब्रेक करेंगे बहुत सारी टाइनी कैपिलरीज में, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये टाइनी कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर जा रही है और यहाँ से कहाँ पे एंटर करती है, बॉडी के सेल्स जो प्रेजेंट है, किसी भी जगह पे, मान लो हार्ट के मसल्स को जा रही है, किडनी में जा रहा है, लिवर में जा रहा है, कोई भी सेल हो सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ आई और उसके बाद फिर वो यहाँ पर चली जाएगी, बॉडी के टिश्यूज को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। अगेन दिस इज गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज दूसरा कहां पर होता है, बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज। देखो अब वापस से, गैसियस एक्सचेंज पहला कहां पर हुआ, बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड लंग्स एल्वियोली। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पर एंटर करता है और उसके बाद फिर ऐसे ट्रांसपोर्ट होकर के जाता है और कहाँ पहुंचता है, बॉडी टिश्यूज में उसको छोड़ देते हैं, राइट। अब ये बॉडी टिश्यूज से उसको छोड़ तो दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ये वापस से इसी ड्रॉ में बनाते हैं। देखिए कैपिलरीज आपस में कलेक्ट होती हैं और बनाती हैं वेन। इस ब्लड वेसल को क्या कहते हैं, वेन। ठीक है, दीज आर टाइनी कैपिलरीज। Now gaseous exchange takes place between blood capillaries and body tissues, but किसका gaseous exchange होता है, तो यहाँ पर between body capillaries and body tissues exchange of oxygen is also there and exchange of carbon dioxide is also there। ठीक है, ये दोनों हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरफ एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया है और ब्लड के अंदर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर इज प्रेजेंट यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, water is present in plasma of blood, right? So carbon dioxide is dissolving in plasma, और हम लिख सकते हैं water of plasma, water part of plasma, and form, देखिए ये क्या बना लेता है, H2CO3, H plus HCO3, ऐसे टूट भी जाता है। So carbon dioxide dissolve in water part of plasma and form bicarbonate, right? Now this is carried and is carried to lungs, right? And it's carried to lungs. मतलब अब ये लंग एल्वियोली के पास पहुंचेगा ब्लड वेसल, कुछ इस तरीके से। एक मिनट में थोड़ा आपको यहाँ पर पूरा फिनिश्ड ड्रॉ आपको दिखाती हूँ क्या हुआ है पूरी प्रोसेस के दौरान, ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। ये मैं एकदम शॉर्ट में लाइन ड्रॉ दिखा रही हूँ ना, तो इस चीज को आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही दिखता है बॉडी में या कुछ। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है ड्रॉ, लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे।
देखो अब कुछ इस तरीके से। तो मैं रिपीट करती हूँ प्रोसेस को, गैसियस एक्सचेंज और गैसियस ट्रांसपोर्ट को। गैसियस एक्सचेंज दो जगह पर होता है, कहाँ कहाँ पर होता है? लंग एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज। और दूसरा होता है बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, किस तरफ होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से एंटर किया ब्लड में। ठीक है, अब गैसियस ट्रांसपोर्ट, दूसरा चीज जो है गैसियस ट्रांसपोर्ट, डेफिनेटली ब्लड से ही हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। सो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जा रहा है? फ्रॉम लंग एल्वियोली टू ब्लड वेसल्स। लंग एल्वियोली टू ब्लड वेसल। ठीक है, ये हो गया लंग एल्वियोली से ब्लड वेसल। एक मिनट, यहां लिख दे रही हूं मैं, गैसियस ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट, तो देखो गैसियस एक्सचेंज हुआ, कहाँ कहाँ पर हुआ? लंग एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज। ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम लंग्स टू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसी समय पर, उसी समय एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड यहां से यहां जा रहा है। So carbon dioxide is moving from blood to lungs so that it can be exhaled in air. Okay, now oxygen is being transported. ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये बॉडी के सेल्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन वापस सीधा चला जाएगा। सो ऑक्सीजन ब्लड से कहाँ गया? बॉडी के टिश्यूज में चला गया। और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से कहाँ चला गया? ब्लड में आ गया। ठीक है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर चढ़ गया ये। देखो ऐसे होती है प्रोसेस। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कुछ इस तरीके से हो रहा है। गैसियस ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड। सो ऑक्सीजन किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है? देखो मिक्स मत करना ना गैसियस एक्सचेंज को और गैसियस ट्रांसपोर्ट को। और मैं सेंटेंस में नहीं लिखवा रही हूँ, यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट में ही लिखवाया है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम सिंपल सा आपको समझना है कि लंग्स, आपने सांस ली, ऑक्सीजन लंग्स में गई, वहां से कहाँ गई? ब्लड में, ब्लड से कहाँ गई? सारी बॉडी के टिश्यूज में पहुंच गई। सारी बॉडी के टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड हमने इकट्ठा किया, ब्लड में गया, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस जाके लंग से फिर बाहर, है ना? लेकिन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है इज द पॉइंट हियर। सो ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाउंड विथ हीमोग्लोबिन। किसके साथ मिलके वो ट्रांसपोर्ट होता है? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट है? रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है अगर पूछा जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड, carbon dioxide is transported dissolved in plasma. ठीक है, it is transported dissolved in plasma as bicarbonate. This is about gaseous exchange and gaseous transport. देखो मैं अब आपको रिकॉल कराऊं, गैसियस एक्सचेंज सबसे पहले कहां पर होता है? एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज में। एल्वियोली जो है वो बहुत ज्यादा, इनके पास अच्छी खासी रिच ब्लड सप्लाई है, मतलब ये एल्वियोलस है, इसके आजू बाजू पूरा ब्लड वेसल्स जो है उसको सराउंड करके रखते हैं। Now there is high oxygen in alveoli and low oxygen in blood capillary, right? ये चीज यहाँ पर हो रही है, इसीलिए ऑक्सीजन इस तरीके से मूव करता है। एक मिनट, ये हम ऐसे लिख देते हैं that oxygen is here and it is moving here.
whereas there is high carbon dioxide in blood capillary and there is low carbon dioxide in alveoli. तो यहीं पे ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट को कि कार्बन डाइऑक्साइड था ब्लड वेसल में और वो यहाँ से यहाँ पर चला गया जो बाहर जाएगा, ठीक है, इट इज गोइंग आउट. Now this is the blood capillary. Okay, this is the blood capillary, complete blood capillary है. So carbon dioxide is moving like this. So gaseous exchange हो रहा है between alveoli and blood capillaries. Then gaseous transport हो रहा है कैपिलरी से आर्टरी में, ऑक्सीजन चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा, है ना. हीमोग्लोबिन क्या है मैंने आपको बताया. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, दैट आई टोल्ड यू. देन ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है कहां से, ब्लड आर्टरी से टिश्यू की तरफ ऑक्सीजन मूव कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड की तरफ मूव कर रहा है, जो उसके बाद चली जाएगी वेन में. ठीक है, ये वेन का ड्रॉ यहाँ नीचे मैंने बनाकर दिखाया है आपको, कंप्लीट ड्रॉ. आप ऐसे ही लिखेंगे ना, कंप्लीट कंटिन्यूएशन में लिखेंगे. देन उसके बाद फाइनली ये समरी पॉइंट आप देख सकते हो कि गैसियस ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है और गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर कैसे हो रहा है, राइट. सो आप ये समझो कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है. ऑक्सीजन एटमोस्फियर से लंग एल्वियोली में एंटर करते हैं, ठीक है, कहाँ से, लंग एल्वियोली में एंटर करते हैं और लंग एल्वियोली से फिर कहाँ पर जाता है, ये ब्लड कैपिलरी में या ब्लड वेसल में जाता है. ब्लड वेसल से ये चले जाते हैं बॉडी के टिश्यूज में, ठीक है, वहां पर पहुंच गया ऑक्सीजन. उसके बाद प्रोसेस जो होती है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस. आपको याद हो, बॉडी टिश्यूज दे रिसीव ऑक्सीजन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इसका ब्रेक डाउन होता है. सबसे पहली स्टेप होती है ग्लाइकोलिसिस, तो आपको मिलता है पायरुविक एसिड. स्टेप में लिख देती हूँ मैं, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, फिर ऑक्सीजन एंटर करता है यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. देन यू गेट 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट. So this is the process of cellular respiration which is taking place inside the cell क्योंकि ऑक्सीजन आ गई है, ठीक है. अब उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बनी, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, सेल से बाहर जाएगी. सेल के अंदर ऑक्सीजन आई थी, सेल, दिस इज द सेल नो. कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, कहाँ पर जाएगी, टिश्यू से ब्लड वेसल में. उस ब्लड वेसल का नाम है वेन. आई थी आर्टरी में, जाएगी वेन में, वैन में जाएगी, वैन में, वैन में नहीं वेन में. फिर उसके बाद कहाँ पहुंचेगी, लंग एल्वियोली में, और लंग एल्वियोली से एटमॉस्फेयर में उसको बाहर फेंक दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रोसेस आपको क्लियर है. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, ये बताएंगे आप. और उसके बाद फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, कितने डिफरेंस पॉइंट आप बना सकते हैं वो आप बताएंगे. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन थोड़ा कंसिडर करिए, उसके बाद आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आप, है ना. इसकी अगली क्लास में हम प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको पढ़ेंगे. एनिमल में, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म हमने आज डिस्कस कर लिया. उसके जो स्टेप्स है मैं आपको रिकॉल करा दूं. रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें होती है, रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग होती है, गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है, और उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. एक मिनट. तो सेकेंड गैसियस एक्सचेंज था,
थर्ड इज gaseous transport, and fourth is cellular respiration. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर बताना है और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में अंतर बताना है, जितने आप सोच सको। जैसे कि मैं चलो आपको फोटोसिंथेसिस का बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान एनर्जी लगती है, एनर्जी लगती है ना, सनलाइट एनर्जी लेते हैं, तो ये क्या प्रोसेस हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। आप पॉइंट एक्सटेंड जरूर कर लेंगे खुद की कॉपी में नोट में करते समय। रेस्पिरेशन में एनर्जी निकलती है, इसीलिए इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी इज रिलीज। फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, और अगर एरोबिक होगा तब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है। अदरवाइज तो सिर्फ साइटोप्लाज्म भी काफी है, राइट। यहाँ पर क्लोरोफिल एसेंशियल होता है, पिगमेंट। रेस्पिरेशन में कोई पिगमेंट एसेंशियल नहीं होता है। हीमोग्लोबिन मत लिख देना, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, ट्रांसपोर्ट के लिए एसेंशियल होता है, रेस्पिरेशन के लिए एसेंशियल नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस में आप कुछ बनाते हो, इसीलिए इसे एनाबॉलिक या सिंथेटिक प्रोसेस कहते हैं। आप क्या कर रहे हो, सिंथेसिस कर रहे हो ना। और वही रेस्पिरेशन में आप ग्लूकोज को तोड़ते हो, सो कैटाबॉलिक होता है, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, उसके अलावा रॉ मटेरियल्स का आप अंतर लिख सकते हो, है ना। और आपको क्या ऑब्टेन हुआ वो आप लिख सकते हो, कब टेक प्लेस करती है। जैसे फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट डिपेंडेंट है, बट क्या रेस्पिरेशन लाइट डिपेंडेंट है, ये प्रोसेस लाइट डिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन तो कम से कम लाइट डिपेंडेंट है ना। रेस्पिरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, ये जो है डिपेंड नहीं करती लाइट पर, है ना। तो हमने ऑर्गेनेल भी लिख दिया। उसके बाद एक डिफरेंस आप बना देंगे रॉ मटेरियल के बेसिस पे, कि रॉ मटेरियल दोनों में क्या लगते हैं। रॉ मटेरियल क्या लगते हैं दोनों में, इसमें यानी कि फोटोसिंथेसिस में आपको रॉ मटेरियल लगता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेकन इन, और रेस्पिरेशन में रॉ मटेरियल क्या है आपके पास, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ मैंने आपको कुछ लिमिटेड पॉइंट ही बताए हैं, इसके अलावा भी जो आपको पॉइंट्स आते हैं वो आप लिख देंगे आराम से। आप 10 डिफरेंसेस बना सकते हो इनके बीच में, राइट। नाउ नेक्स्ट जो है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, ये देखेंगे। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है, ब्रीदिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है ना, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, वही रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कहाँ होती है, सेल के बाहर होती है, टेक्स आउटसाइड द सेल। और रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड सेल। रेस्पिरेशन बेटा सेल्यूलर प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस जो सेल के अंदर होती है, इसीलिए सेल्यूलर प्रोसेस भी बोल सकते हैं इसको। क्या ब्रीदिंग में कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कोई भी इसको हेल्प नहीं कर रहा होता है। बट रेस्पिरेशन देयर आर एंजाइम्स इन्वॉल्व, सेल के अंदर हो रही है तो सेल के एंजाइम, सेल के ऑर्गेनेल, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो आप। एनर्जी के सेंस में ब्रीदिंग में एनर्जी इज टेकन, बट कौन सी प्रोसेस में, इन प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। वही रेस्पिरेशन में हम लिखें तो एनर्जी इज रिलीज, इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर, एरोबिक और एनारोबिक में तो डिफरेंस हमने इसकी पहले पढ़ा ही हुआ है। और ब्रीदिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लंग्स। तो ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स lungs, but respiration involves cell.
सेल में होने वाली है ना, ये सारी की सारी लिविंग सेल में होगी ये प्रोसेस। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में हमने बनाए। उसके अलावा आप स्टेप्स में भी इसको क्लासिफाई कर सकते हो कि कहाँ पर होता है, किस तरीके से होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सॉरी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लिख सकते हो इसमें कि ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन जो है उसके स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल, अगर एरोबिक है तो, राइट। तो फर्दर पॉइंट्स आप खुद एक्सटेंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको आप लिखेंगे नोट, कमेंट सेक्शन में बता दोगे आप अपने होमवर्क के तौर पे, या फिर आप प्रैक्टिस शीट में सबमिट कर सकते हो इसका होमवर्क, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन मैकेनिज्म। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है। व्हाट इज रेस्पिरेटरी कोशेंट? रेस्पिरेटरी कोशेंट का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, volume of carbon dioxide released by volume of oxygen absorbed. Now this is the value of respiratory quotient RQ. कहने का मतलब ये है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, जब आप ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर रहे हो, ग्लूकोज ब्रेक डाउन कर रहे हो, या फिर फैट खाया तो उसको तोड़ रहे हो, प्रोटीन खाया तो उसको तोड़ रहे हो, है ना, इससे क्या कर रहे हो आप, एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हो और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहे हो। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट या आरक्यू में हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो जो है वो कैलकुलेट करते हैं। बाकी इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे डिटेल में, 11th-12th में जब आप बायोलॉजी ऑप्ट करोगे तो आरक्यू और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ही है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे इसके बाद हम लोग।